If you have clicked on this video, congratulations, you are about to learn something that you have not yet found out about UPSC till now. And if you stick till the end of the video, I can guarantee that you will know something that nobody has ever told you. So, this is a story about my first ever UPSC attempt, which was in October 2021. And through the lessons and learnings that I have had in my journey, I want to teach you something that can help you not repeat those mistakes and achieve your dream. So, in the next page, I'm going to discuss about my journey in brief. So, first of all, why should you listen to me at all? What is the credibility that I possess, and why do you even need to watch this video? तो सबसे पहले दिस इज़ माई एंटायर यूपीएससी जर्नी. उसमें आई गेव माई फर्स्ट एवर अटेम्प्ट इन 2021 जिसमें आई मिस द कट ऑफ बाई अ मेयर 0.6 मार्क्स. उसके बाद आई गिव 2022 का प्रीलिम्स वेर आई स्कोर्ड जीएस में 107. 2023 में आई स्कोर्ड 124. कट ऑफ was 75. um, a gap of nearly 50 marks between my score and the cutoff. And then again in 2024 I gave UPSC prelims. I scored 105 in GS, 115 in CSAT. I scored 115 in CSAT compared to my previous attempt जिनमें कम marks थे. Why? Because 2023, those who are veterans, they know कि 2023 CSAT was very difficult and many people flunked in it. Apart from the UPSC civil services, I have also cleared UPSC EPFO written exam. ये एक प्लान बी ऑप्शन होता है बहुत सारी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए. इसका मैंने रिटन एग्जाम क्लियर किया है. मोर अबाउट दिस इन अनदर वीडियो. एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम यूपी, तो आई ऑल्सो गिव UPPCS. आई हैव गिवन UPPCS सिंस द स्टार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन. आई क्लियर्ड प्रीलिम्स ट्वाइस जिसमें स्कोर्स जीएस में 111 127 था. अनदर अटेम्प्ट ऑफ UPPCS जिसमें मेरा स्कोर 124 था, बट बिकॉज द कट ऑफ वॉज 1 or 2 marks हायर देन दैट आई कुड नॉट क्लियर द UPPCS prelims. Now this is what I am telling, this is my credibility is, this is the thing, this is the reason why I am telling you should listen to me, because I have had a fair experience of 6 years in UPSC civil service. I have seen so many of the things around me, so many of the clutter, and I want you कि आप ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में उसको फॉलो करें, सो दैट यू डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स, यू डू नॉट डू द सेम रॉन्ग थिंग, एंड यू स्टडी स्मार्ट, you study hard in the right direction. So this is why I'm making this video. Yeah, moving on. First of all, why this video itself? Why am I making this video? Prelims 2026 जो अभी आया है कुछ दिन पहले, it was very unexpected. Cut off was low, but the paper was random, and many people जिनके mocks में 100 120 आ रहे थे, even they have not cleared this exam despite the cut off going low, because the paper was so much luck based and so much random कि बहुत सारे लोग they panicked, they lost patience, and उस गलती में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस को बिगाड़ लिया. सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, देन दिस वीडियो इज़ मेंट टू हेल्प यू हाउ टू नॉट यील्ड टू द प्रेशर. उसके अलावा अब 2026 के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लोग कंप्लीटली डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि क्या उनकी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी, क्या उन्होंने सही से नहीं पढ़ा, वॉज देयर अ फॉल्ट इन करंट अफेयर्स, वॉज देयर अ फॉल्ट इन स्टैटिक, या फिर उनके पढ़ने के तरीके में क्या मिस्टेक्स थी जो वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे. अगर आप भी उनमें से हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका पहला या दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट था एंड आप एग्जॉस्टेड हैं इस कंटिन्यूस साइकिल से, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं. वी ऑल नो कि यूपीएससी की 1 ईयर साइकिल होती है, पर जिन्होंने 2026 का प्रीलिम्स फेल किया है, अब वो 2027 के लिए पढ़ेंगे. फिर एक साल के बाद 2028 में उसका रिजल्ट आएगा, यानी कि अभी से 2 साल का डिफरेंस है. एंड लुकिंग एट दिस 2 ईयर्स, अभी से तो हमारे मन में ये पैनिक क्रिएट होता है कि क्या होगा इन दिस 2 ईयर्स. एंड उसके बाद भी तीनों स्टेज हैं, प्री, मेंस एंड रिव्यू. किसी भी स्टेज पे आप फ्लंक कर सकते हैं. तो दिस इज़ क्रिएटिंग मेंटल फटीग फॉर यू एंड यू आर एग्जॉस्टेड. देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन, अब 2026 में जो हुआ हुआ, या 25 में आपने प्रीलिम्स दिया नहीं हुआ, या उससे पहले भी, बट नाउ यू वांट टू रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अ विनर माइंडसेट. कोई विक्टिम मेंटालिटी नहीं कि यार मेरा नहीं हुआ, या यूपीएससी दिस यूपीएससी दैट, या कोचिंग वालों को ब्लेम करना.
all this is over, you just want to study with a winner mindset, discipline, ruthless, तो you have to watch this video. Another point जो मुझे भी बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, which is if you are tired of this coaching drama, there are people, there are teachers, there are coachings who indulge in this low level tactics. वो एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर को अटैक कर रहा है, उनका उनको ट्रोल कर रहा है, उनकी टीचिंग प्रैक्टिस को ट्रोल कर रहा है। इससे क्या होता है कि उनको एंगेजमेंट तो मिलता है, बट स्टूडेंट का प्रेशियस टाइम वेस्ट होता है। और कुछ स्टूडेंट्स मसाला के लिए भी और एंटरटेनमेंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि कोचिंग वालों को तो चाहिए ही, बिकॉज इट इज़ इंक्रीजिंग देयर एंगेजमेंट, बट स्टूडेंट्स के लिए ये हार्मफुल है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कोचिंग्स शुड नॉट इंडल्ज इन इट, बट व्हाट टू डू कि अब ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि यूट्यूबर्स या टीचर्स यूट्यूब पे आके अपनी गाथा गाते हैं कि ये फलाने टीचर का ऐसा, फलाने टीचर का वो। आई एम टेलिंग यू, फॉर ऑल द सीरियस एस्पिरेंट्स, ये चीज़ इट्स कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन, इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल। देर आर डिस्कशन ग्रुप्स ऑन टेलीग्राम, ऑन रेडिट, जहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड इफ आई टेल यू कि ये सारी कोचिंग वाले ही चलवाते हैं टू इंक्रीज देयर एंगेजमेंट, देन यू विल फील लाइक अ पपेट कि आपके प्रेशियस टाइम को वेस्ट किया गया, आपके प्रेशियस रिसोर्सेज को वेस्ट किया गया। अनदर प्रॉब्लम दैट आई हैव विद दिस यूपीएससी ट्रेंड कि ये मेंटोर भैया वाला कल्चर, दे प्रिटेंड टू बी योर बिगर एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, एंड कहेंगे कि यू आर माई एल्डर सिस्टर, आई एम हेयर फॉर यू, एंड ऑल दिस टाइप ऑफ ड्रामा विच इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। आप इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं और उन टीचर्स के बहकावे में आ जाते हैं या उनकी बात सुनने लगते हैं, एंड अल्टीमेटली व्हाट दे डू इज़ दे ट्रीट यू लाइक देयर कस्टमर। it's as simple as that. You are their customers, you are paying them for some money, and I strongly believe कि एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो बहुत सेक्रोसेंट होता है, इट शुड बी केप्ट दैट वे। भैया दीदी बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, यू आर हेयर टू गेट अ सिलेक्शन एंड स्टडी। तो बस टीचर से पढ़ो, डू नॉट engage in any drama, any beef, any gossips, that's it. But टुडे ये यूट्यूब के चक्कर में या पब्लिसिटी के चक्कर में बहुत सारे कोचिंग्स इसी सब में इंडल्ज होते हैं। स्टूडेंट्स आर फीलिंग डायरेक्शनलेस एंड डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। सो इफ़ यू वांट to simplify your preparation clutter free, then you can watch this video. Lastly, simplified but rigorous preparation. In all my 6 years of journey, I have realized कि यूपीएससी में सिंप्लिसिटी ही काम करती है। यूपीएससी का मेंस का ऐसे का टॉपिक है, सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। यानी कि जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे वो इतनी ही हाई लेवल, उतनी ही सोफिस्टिकेटेड होंगी। द सेम अप्लाइज फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आपके सोर्सेज लिमिटेड हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं और कोई एक जगह से करंट अफेयर्स कर रहे हैं, दिस इज़ सिंप्लीफिकेशन। बट अगर आप 4 वेबसाइट्स फॉलो करते हैं, 4 अलग अलग जगह से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, अलग अलग ट्रिक्स की वीडियोस देखते हैं, देन इट इज़ डूइंग मोर हार्म देन गुड टू यू। तो कीपिंग थिंग सिंपल इज़ द अल्टीमेट थिंग, बट रिगरस, यानी कि मल्टीपल मल्टीपल रिविजन्स, मल्टीपल repetitions, multiple revisions, multiple MCQs, multiple test series, multiple revisions of current affairs, ये सारी चीज़ें, and this requires rigorous preparation. Doing revision is not at all easy for many people. It is boring, it is actually boring, but अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आउटपुट हमें बोरिंग चीज़ें से ही मिलता है। हमें सबसे ज़्यादा आउटपुट उन चीज़ों से मिलता है जो करने में हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। बट अगर किसी ने बैटमैन मूवी देखी है, देन दे से कि द हार्ड थिंग टू डू एंड द राइट थिंग टू डू आर यूजुअली द सेम थिंग। सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज़, अगर आप रिगरस प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए तैयार हैं, इन सब किसी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, then definitely watch this video. It is going to be a game changer for you, and this is not just another clickbait video. At the end of the video you will realize why I was saying so. So how am I going to explain things to you? How am I going to tell you कि आप ये करो, आप ये ना करो? I will tell you through the journey of my own attempts, my 4 prelims attempts, and another UPSC and UPPCS attempts and other exams. So after this attempt,
what were all the lessons and learnings and how I started my preparation in the first place, कि मैंने सबसे डे वन मेरा क्या था, उसके बाद मैंने कैसे सारे सोर्सेज को कंप्लीट किया, कैसे कहाँ से कोई चीज़ पिक करी, एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ टेस्ट सीरीज PYQ, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. सो प्लीज़ स्टिक टू दिस एंड स्टिक विद मी throughout the video. Do not get distracted. I know brain rot is real, and in this entire video I have not used any AI content. No AI, 100% human, just to make it keep real and relevant for you. So let us understand now how I started my preparation, how it went, and how these 6 years have went by, and year by year how I have learned and made progress and cleared prelims. So it was the time of COVID-19. I finished my college in 2020 itself. So I spent nearly 2 to 3 months thinking about UPSC. I was slightly confused between UPSC and MBA, although in the final year of my college itself, I had decided that I will go with UPSC. So I spent these 2 3 months more researching. Then I joined a reputed coaching online during COVID, क्योंकि offline infrastructure सारा बंद था because of the lockdown, and because I was not in Delhi, so I decided that I would uh, join a coaching online and save my time. Classes started from August 2020, specifically from 16th of August. So I had enrolled in the course in 1st of August, and the classes started nearly 15 days after. So in that coaching, geography was taught very well, history was taught very well. These were the first two subjects जो पढ़ाए गए थे मुझे. उसके बाद से जो भी सब्जेक्ट्स के जो भी टीचर्स थे, लाइक आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल हिस्ट्री, एनीथिंग, वो बहुत मीडियोकर था. नथिंग मच ऑफ ग्रेट वैल्यू जो मुझे लगता है कि एक फाउंडेशन कोर्स में होना चाहिए. इट वाज नॉट देयर. I will not name the coaching institutions because this is not something that only one coaching institution is doing. Even from 2020 till 2026, I see no change in the way the coachings run. They are only focusing on enrolling, and then foundation course ख़त्म करते करते आपका attempt का time आ जाता है, and not even 80 or 70% of the syllabus is covered. So any people who is thinking that they could rely on coaching for 100% of their preparation, it is a myth, and you should rely on yourself only. Apart from that, मेंस के सब्जेक्ट्स दे वर नॉट इवन कवर्ड फॉर 20%. सब्जेक्ट्स लाइक एथिक्स, उनकी 4 से 5 क्लासेस हुई. उनमें कोई भी अप्रोच नहीं बताई गई, केस स्टडी कैसे करना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं. नथिंग वाज टॉट. एवरीथिंग वाज कंप्लीटेड इन अर्जेंसी विदाउट एनी टेंजिबल आउटकम. एंड नाउ दैट आई लुक बैक, आई रियलाइज कि it was such a blunder, because then I flunked mains because of all this. For those who want to know, my optional was anthropology. I decided to stick with anthropology because it had a short syllabus, and there were toppers like Anudeep Duri Shetty, then Akshat Jain, जिनके काफ़ी हाई मार्क्स आए थे एंथ्रोपोलॉजी में. एंड आई डिसाइडेड टू चूज दिस ऑप्शनल, विच लेटर बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन, और कबाब में हड्डी कह सकते हैं कि ये मेरी प्रिपरेशन में इट बिकेम अ मेजर हर्डल. And I faced challenges in the first two mains because of this. In my finally third mains, I improved it and I could score 260 in 2024. कंसिडरिंग कि 2024 में एंथ्रो का स्कोर काफ़ी डाउन हुआ था, 260 वाज अ फेयरली डिसेंट स्कोर. तो एज आई वाज सेइंग कि ऑप्शनल मैंने एंथ्रोपोलॉजी किया, एंड आई एनरोल्ड इन द सेम कोचिंग जहाँ पे मैं फाउंडेशन कर रहा था, बिकॉज आई थॉट इट कुड हैव बीन ईजियर. बट little did I realize कि the teacher had no understanding of the topic itself. He taught from the PDF. बस PDF की slides उनको he used to forward the slides one by one, and he used to read it. No conceptual clarity, and I felt that I wasted my time. लगभग 15 से 20 क्लास लेने के बाद I realized कि it was such a waste of time. I had spent my hard earned 50,000 rupees on that coaching, जो सिर्फ एक स्लाइड से बढ़ाते थे. एंड trust me, I felt it was such a horrible experience for me, not because of the money alone. It was money as well, क्योंकि मैंने कॉलेज में अपने फ्रीलांसिंग करके जो भी पैसे सेव किए थे, वो मैंने हार्ड अर्न मनी अपने परचेज करने में लगाए कोचिंग के कोर्स को, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेस्ट.
एंड इट वाज अ वेस्टेड मनी, एंड नॉट जस्ट वेस्टेड मनी, मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी लगे क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में मेरी क्लैरिटी बहुत कम रह गई थी. नाउ हाउ डिड आई improve माई स्कोर इन एंथ्रोपोलॉजी, हाउ डिड आई ओवरकम दैट, आई विल ऑल टेल यू in another video because this video is just about prelims. So yeah, apart from anthropology, moving on, करंट अफेयर्स के लिए इनिशियली आई यूज़ टू ओनली रीड द हिंदू, क्योंकि उस टाइम पे सारे टॉपर्स रिकमेंड करते थे कि द हिंदू पढ़ो. तो आई यूज़ टू रीड द हिंदू डेली. 40 से 50 मिनट इनिशियली मुझको लगते थे रीड करने में. एंड आई बिलीव कि कोई भी अगर बिगिनर है तो इतना टाइम तो उसको लगेगा ही. और वो ये टाइम धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे जैसे आप स्टैटिक का पोर्शन आपका कवर होता जाएगा. हिंदू में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं या इंडियन एक्सप्रेस में जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं वो आपको समझ आने लगेंगे. आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाएंगे, आप कनेक्शंस बना पाएंगे. इनिशियली जब द हिंदू रीड करता था तो इवेंचुअली मैं शिफ्ट हो गया इंडियन एक्सप्रेस पे, क्योंकि मुझे उसका एक्सप्लेन्ड वाला पोर्शन ज़्यादा बेटर था. ओवरऑल द टोन ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस वाज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, जो मुझे कहीं ना कहीं द हिंदू में लैकिंग दिखाई दी. तो आई यूज़ टू रीड दिस करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, ये नॉन नेगोशिएबल था. एंड इवन टिल टुडे आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे बिकॉज इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन. तब मुझे लगता था कि शायद करंट अफेयर्स के लिए यही एक सोर्स है. बट इवेंचुअली व्हेन आई वाज वाचिंग अ टॉपर्स वीडियो, मुझे पता चला कि एक विजन मैगज़ीन आती है करंट अफेयर्स के लिए. बेसिकली हर कोचिंग अपने करंट अफेयर्स के लिए मैगज़ीन निकालती थी. विजन मैगज़ीन वाज समहाउ वेरी मच रिलायबल. सो कैन यू इमेजिन कि दिसंबर 2020 में मुझे पहली बार पता चला कि मैगज़ीन्स भी होती हैं करंट अफेयर्स की, वो पढ़ना होता है. सो आई डाउनलोडेड इट एंड स्टार्टेड रीडिंग इट. इवेंचुअली ये जो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन थी विजन की, आई फॉलोड इट इन माई एवरी अटैम्प्ट, और ये मुझे स्टैटिक एज वेल एज़ करंट में बहुत हेल्प करी. विजन की मैगज़ीन ओवरलोडेड होती हैं स्टैटिक की इन्फॉर्मेशन, तो आई यूज़ टू डू इट वेरी एग्जॉस्टिवली. और फिर इनके टेस्ट सीरीज़ में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते थे वो कवर होते थे. तो वहाँ से मैं फिर अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करता था कि मैंने क्या, कौन सा आर्टिकल सही से नहीं पढ़ा, क्या नहीं कवर किया. तो दैट somehow helped me a lot. तो विजन मैगज़ीन इज़ समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन. पीपल टुडे आर सेइंग कि अरे वो बहुत बल्कि है, बहुत लेंथी है, नहीं करनी चाहिए. बट आई स्टिल बिलीव कि इट इज़ द सिंगल बेस्ट रिसोर्स फॉर करंट अफेयर्स, कॉम्प्लीमेंटेड विद द न्यूज़पेपर. यू डोंट नीड टू मेक नोट्स आउट्स ऑफ न्यूज़पेपर, बट अगर आप डेली पढ़ रहे हैं और विजन मैगज़ीन से चीज़ें रिलेट कर पा रहे हैं, देन यू आर गुड टू गो. कुछ लोग PT65 भी पढ़ते हैं, बट फॉर मी PT365 हैज़ नेवर बीन रिलायबल. क्यों? क्योंकि वो फेब में आना स्टार्ट होती है वी सब्जेक्ट वाइज, दैन इट कंटिन्यूज टिल अप्रैल. तो एंड आई बिलीव कि ये लास्ट में कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये बल्कि तो होती ही हैं. ऑल्दो दे से मंथली मैगज़ीन से कम बल्कि हैं, बट मंथली मैगज़ीन्स को ओवर द ईयर आप पढ़ते जा रहे हैं. बट ये जो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स PT65 है, ये लास्ट के मंथ्स में करते हैं. तो एक तो ऑलरेडी आपके ऊपर एक लोड है बहुत सारी चीज़ों का, सिलेबस का, टेस्ट सीरीज़ का, बट आप उसके साथ साथ एक नई मैगज़ीन भी उठा रहे हैं जिसका कम से कम 4 से 5 रिवीजन तो ज़रूरी है. तो इट बिकम्स एन ओवरलोड. इसीलिए मैंने कभी भी PT65 पे रिलाई नहीं किया. आई हैव ओनली रिलाइड ऑन विजन की मैगज़ीन. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने क्या फ़ॉलो किया, जो भी मैं कोचिंग कर रहा था तो वो क्लासेस के पहले 10 MCQs देते थे सॉल्व करने के लिए. वो काफ़ी बेसिक होते थे एंड दे वर रिलेटेड टू जो क्लास में पढ़ाया गया एक दिन पहले. तो आई यूज़ टू सॉल्व दिस. तो उसमें से मेरे यूजुअली 3 से 4 सही हो जाते थे आउट ऑफ 10, और 5 से 6 गलत हो जाते थे. जनरली स्कोर ऐसे ही 4-5 मार्क्स का रहता था. बट क्योंकि सब बोलते थे कि बस MCQ सॉल्व करते रहो, तो इसलिए मैं स्कोर को ज़्यादा माइंड नहीं करता था. उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ थी, एक्चुअल टेस्ट सीरीज़ थी, वो मैंने स्टार्ट करी फरवरी से देना. और जब ये फरवरी में मैंने टेस्ट सीरीज़ देनी स्टार्ट करी, इट वाज आल्सो फ्रॉम विजन ओनली. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना तो मेरा स्टैटिक अच्छा है, ना तो मेरा करंट का पोर्शन अच्छा है, ना मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. आई वॉज वेरी मच डिसहार्टेंड एंड आई वॉज फीलिंग डायरेक्शनलेस और कन्फ्यूज, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे करूं. और इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी बल्कि चीज़ें हैं, मैगज़ीन्स हैं, फिर टेस्ट सीरीज़ है, फिर लोग बोलते हैं PYQ भी करो, जो कि मैंने अभी तक बिल्कुल टच भी नहीं किए थे. तो इट वाज ऑल वेरी मच कंफ्यूजिंग एंड डायरेक्शनलेस फॉर मी. एंड आई बिलीव कि जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा है उसके लिए भी यही सेम सिचुएशन होती है हमेशा, कि उनको समझ नहीं आता कि टू मच ऑफ वर्क टू बी डन.
बट वेरी लेस टाइम में ये सारी चीज़ें मैनेज करना, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, एंड इट्स ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर इन आवर माइंड। हालांकि आई कंटिन्यू डूइंग इट, जो भी मैं कर रहा था, मैगज़ीन्स, टेस्ट सीरीज़। फिर मार्च में मैंने PYQs स्टार्ट किए देखना कि क्या होता है। तो आई ट्राई टू फाइंड आउट सम कॉमन रिकरेंट थीम्स जो भी होती हैं पेपर में, बट बहुत जो डिटेल में एनालिसिस करते हैं PYQ का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, वो मैं नहीं कर पाया, वो मेरे पास टाइम नहीं था। फिर अराउंड मार्च अप्रैल में न्यूज़ आई कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो UPSC को सेंटर्स फाइंड करने में दिक्कत हो रही थी, एंड देयर वर अदर इश्यूज एज वेल। तो फिर एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया टू अक्टूबर 2021, लगभग 5 मंथ मोर। व्हेन जब ये डेट अनाउंस हुई थी उससे 4 से 5 महीने बाद ये पेपर होना था। देन आई थॉट कि शायद दिस इज़ अ यूनिवर्स साइन फॉर मी कि यू आर प्रिपेयर्ड, you can do enough preparation in 4 to 5 more months. I should definitely give दिस एग्ज़ाम। क्योंकि उससे पहले मैं डाउट में था, मैंने अपने पापा से भी बोला, मैंने अपने भाई से बोला कि शायद मैं इस बार ये एग्ज़ाम नहीं दूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग इनकम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मेरी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, तो इसलिए आई थॉट कि आई वॉज इनकम्प्लीट। बट जब ये पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ आई तो मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए ही है कि इट इज़ अ साइन फॉर मी एंड आई शुड डेफिनेटली गिव इट। तो अब आई डिड ऑल दोज थिंग्स दैट आई वॉज डूइंग टिल नाउ। उसके साथ साथ जो भी मैंने विजन के टेस्ट सॉल्व करे थे उनको मैंने फिर से दिया, वही जो टेस्ट मेरे पास प्रिंटेड रखे हुए थे उनको मैंने फिर से सॉल्व किया। ऑल्दो आई डू नॉट रिकमेंड इट टू पीपल नाउ, क्योंकि अगर इससे बेटर है कि आप 2 टेस्ट सीरीज़ करें अलग अलग रैदर देन ओनली सॉल्विंग वन। तो बट क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, मुझे नहीं पता था कि कितना आउटपुट निकलेगा, बट आई थॉट कि एटलीस्ट जो टेस्ट सीरीज़ में है वो मुझे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने वही सारे टेस्ट फिर से सॉल्व किए, एंड इट हेल्प मी अलॉट कि मेरा स्टैटिक पोर्शन काफ़ी अच्छा हो गया। मुझे चीज़ों में कॉन्फिडेंस आने लगा कि मुझे नॉलेज है, एंड दिस केप्ट गोइंग ऑन until अक्टूबर फाइनली केम। एंड देन मेरा एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली में था, and because I was from UP, so I had to travel there 2 days before. तो I traveled there, booked a hotel, फिर एग्ज़ाम देने मैं अपने सेंटर गया प्रीलिम्स वाले दिन। आई थिंक इट वाज 10th of October in 2021, एंड लेट्स सी नाउ कि मेरा एग्ज़ाम वाले दिन का परफॉर्मेंस कैसा रहा, एंड व्हाट वर द लर्निंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम द डे एंड द प्रीलिम्स डे। एंड जो चीज़ें मैंने उस दिन सीखी एग्ज़ाम के बारे में, अपने माइंडसेट के बारे में, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, वो कोई भी मॉक मुझे नहीं दे सकता, कोई भी मॉक्स का एनालिसिस, कोई भी PYQ नहीं दे सकता। जब तक आप एग्ज़ाम में हॉल में बैठ नहीं रहे हैं और आप वो चीज़ को सिमुलेट अपने माइंड में नहीं कर पा रहे, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि कितना प्रेशर होता है, कैसी सिचुएशन होती है। और जब ये मैंने एग्ज़ाम दिया, और इसका रिज़ल्ट मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, आई मिस्ड इट बाई 0.6 मार्क्स। लेकिन वो एग्ज़ाम हॉल से आते ही मुझे पहले तो ये कॉन्फिडेंस रहा कि शायद हो जाएगा मे बी, एंड सेकेंडली मुझे ये लगा कि अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो ये मैं पक्का कर लूँगा। मुझे समझ आ रहा है कि ये पेपर कैसे हो सकता है क्लियर। दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस video in the next slide. Moving on, the day of the exam, the day I had waited for last 14 months, and जो प्रेशर मैं उस टाइम पे फील कर रहा था, आई कांट टेल यू। जैसे ही मेरे हाथ में एग्ज़ाम पेपर आया, आई स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो ओवरऑल मैंने 88 के क्वेश्चंस के अराउंड सॉल्व किए थे, विच आई रियलाइज लेटर इन माई नेक्स्ट अटैम्प्ट कि 90+ अटैम्प्ट इज़ समथिंग दैट यू मस्ट डू। ये सबके लिए वेरी करता है। मुझे समझ में आया कि मेरे लिए, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी जिस हिसाब से थी, तो आई थिंक कि 90+ क्वेश्चंस ओनली वुड हेल्प। एंड जब इसका फाइनल रिज़ल्ट भी आया था, जब मुझे मार्क्स पता चले, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये कम थे। एंड इन माई फर्दर अटैम्प्ट्स मैंने 95 से लेकर 99 तक अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें मैंने 97 अटैम्प्ट किए थे, आई स्कोर्ड 125। उसके अलावा बाकी अटैम्प्ट्स में मेरे 100+ स्कोर है, एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। तो उस टाइम पे आई अटैम्प्टेड 88 क्वेश्चंस। नॉलेज काम में आई, गेस वर्क थोड़ा बहुत काम में आया। गेस वर्क वॉज कैलकुलेटेड, जो भी मैंने पढ़ा था, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किए थे, उस हिसाब से मैंने चीज़ों को सॉल्व किया। तो
आई रियलाइज़ कि स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना हमेशा ज़रूरी है। आप सिर्फ करंट अफेयर्स पे रिलाई नहीं कर सकते, और आप इस चीज़ पर भी नहीं बोल सकते कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स को स्ट्रेंथन करके पेपर में जा रहे हैं, तो इट्स अ बिग मिस्टेक फॉर यू। स्टैटिक ही एक ऐसा पोर्शन है जो इवन आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग थ्रू आउट योर एंटायर प्रिपरेशन। फिर उसके अलावा व्हेन आई वाज रीडिंग द पेपर एंड आई वाज ट्राइंग टू सॉल्व थिंग्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन टेक्निक्स के बारे में नहीं पता था। आजकल तो हम देखते हैं कि इतने सारे बच्चे पता नहीं कौन कौन सी ट्रिक्स की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं। आई डिड नॉट नो एनीथिंग एट ऑल। तो what is logic? It is nothing but calculated understanding, calculated application of your knowledge. तो जो भी मुझे पता था knowingly unknowingly मैं वही कर रहा था, बट अब आजकल के लोगों ने उसको नाम दे दिया कि टेक्निक्स और ट्रिक्स और लॉजिक्स, वट एवर यू कैन कॉल इट। टू बी ऑनेस्ट, मुझे आज भी उन सारी वीडियोस पे भरोसा नहीं होता है। एंड आई हैव सीन न्यूमरस पीपल फेल बिकॉज ऑफ दीज सो कॉल्ड ट्रिक्स, so called logics. They don't work at all unless you apply your own mind. These logics are bound to fail, and we saw this in 2026, in 2023, and UPSC will continue to thrash these people. Now the next thing is कि जो सबसे अनएक्सपेक्टेड पार्ट था उस क्वेश्चन पेपर का, विच वाज स्पोर्ट्स क्वेश्चन। मेरा सेट ए था एंड स्पोर्ट्स के क्वेश्चन लास्ट में थे, तो 3 से 4 क्वेश्चंस लास्ट में थे। और सैडली मुझे उन चारों क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं आता था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग एट ऑल, बिकॉज अंटिल बिफोर 2021 इट वॉज यूजुअली सेड कि स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ को आपको अवॉइड करना है, इवन न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस नहीं पूछता है। बट 2021 वाज डिफरेंट, उसमें पूछा। तो मुझे उन चारों क्वेश्चंस में कुछ नहीं आता था, एंड दिस सॉर्ट ऑफ मेस्ड अप माई प्रिपरेशन। नाउ बिकॉज एग्ज़ाम में आपके पास 2 घंटे ही हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, तो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, और उसमें आपको पढ़ना भी है। पहली बार चीज़ें पढ़ने में ही प्रोसेस करने में टाइम लगता है, देन समझना भी है, देन यू हैव टू अप्लाई योर ओन माइंड। एंड बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस होती ही है टाइम मैनेजमेंट की। एंड शायद 2026 वाले स्टूडेंट्स इस बात से रेजोनेट करेंगे कि एथिक्स के क्वेश्चंस जो भी थे, जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस थे, वो इजी थे, बट देर आर सो मैनी पीपल हु लेफ्ट दोज क्वेश्चंस क्योंकि वो बहुत लेंदी थे, एंड दे थॉट कि शायद वो बाद में कर लेंगे, या फिर उन्होंने ओवरऑल ही स्किप कर दिया क्योंकि उन्होंने देखने में लेंदी लग रहे थे। बट वंस यू रीड इट, आपको डायरेक्टली बहुत ईजी आंसर्स थे उनके। तो दिस इज़ समथिंग जो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। प्रेशर सिचुएशन में कैसे टाइम को मैनेज करना है वो सीखना पड़ेगा, एंड यूजुअली फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स इस चीज़ में लैक करते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ। जब टीचर ने कहा कि ओनली 1 मिनट इज़ लेफ्ट, तो मैंने 5 क्वेश्चन जो लास्ट के लिए रखे थे कि जिसको मैं मार्क करूँगा, इट वाज मार्क फॉर रिव्यू, उनको मैंने अटैम्प्ट किया। मैंने पाँचों क्वेश्चन मार्क किए। इवेंचुअली क्या हुआ कि उनमें से मेरे 4 क्वेश्चंस गलत हुए। इवन इफ़ आई हैड डन स्किप्ड 1 क्वेश्चन, अगर मैं एक क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं करता तो शायद मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता, क्योंकि कट ऑफ की मार्क सिर्फ 0.6 थी, और नेगेटिव मार्किंग अगर देखी जाए तो 0.66 होता है। तो इफ़ आई हैड नॉट अटेम्प्टेड 1 क्वेश्चन आई वुड हैव क्लियर। बट एग्ज़ाम हॉल से बाहर आके आई वॉज़ फीलिंग अ बिट सेटिस्फाइड। आई वॉज़ फीलिंग कि मुझे कुछ पता चला है इस एग्ज़ाम के बारे में, एंड आई वॉज़ फीलिंग कॉन्फिडेंट। एक तो ये कि आई वॉज़ फीलिंग कॉन्फिडेंट कि शायद मेरा हो जाएगा। दूसरा, आई वॉज़ फीलिंग कॉन्फिडेंट इस बात से कि मुझे प्रीलिम्स के बारे में कुछ आइडिया लग गया है, कि मैं कुछ अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप हुई है, कैसे ये इस ब्रेन, कैसे माइंडसेट रखना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो लेट्स सी। फिर कोचिंग वाले अपने आंसर की रिलीज़ करने लगे, तो मैंने 2-3 से मैच किया। मेरे मार्क्स समथिंग 85 से 90 के बीच में आ रहे थे, एंड कट ऑफ वाज आल्सो प्रोबेबली बिटवीन इन दिस रेंज ओनली। तो सभी बोल रहे थे कि इसी रेंज में आएगा, तो आई हैड अ फेयर चांस कि मैं क्लियर कर लूँ। तो दिस वॉज माई एंटायर फर्स्ट अटैम्प्ट। लेकिन अब इससे भी इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने ये सारी चीज़ें करी, इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने उससे लेसन्स क्या लिए। एंड आपको भी मैं एक जनरल सजेशन देना चाहता हूँ जो आपको जेन्युइनली बहुत हेल्प करेगा आगे।
कोई भी चीज़ कर रहे हैं आप, उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रीलिम्स अटैम्प्ट दिया तो आपको अपना अटैम्प्ट पूरा एनालाइज़ करना है, आपने कहाँ गलती करी, क्या मिस्टेक्स करी। आप बस ब्रॉडली नहीं कह सकते कि अरे मेरा तो स्टैटिक ख़राब था तो मेरा नहीं हुआ। स्टैटिक में भी क्या ख़राब था, क्या चीज़ें, क्या आपकी नॉलेज की कमी थी, क्या आपके पास नोट्स नहीं थे, क्या आपने गलत सोर्सेज रेफ़र करे, क्या आपको चीज़ें आती थी फिर भी आपको याद नहीं आई। ये सारी अलग अलग टाइप की मिस्टेक्स हैं। आप इनको एक में क्लब करके नहीं कह सकते कि अरे मेरा स्टैटिक ख़राब था। या फिर अगर करंट अफेयर्स की बात है तो आप सिर्फ यही नहीं कह सकते कि मैंने रिवाइज़ नहीं किया था। आपने कौन सा टॉपिक रिवाइज़ नहीं किया था, कौन से टॉपिक में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं की थी, कौन से क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस में डाउट लग रहा था। ये सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी है, ना कि आप ब्रॉडली बोल दें कि मेरा करंट अफेयर्स ख़राब था। या फिर अगर आप एनालाइज़ कर रहे हैं कि आप पैनिक मोड में आ गए थे पेपर में, तो पैनिक मोड में क्यों आए, कि पेपर लेंथी था, कि आपको रिकॉल नहीं हो रहा था, आपका माइंडसेट फियरफुल हो गया था घर की प्रॉब्लम्स को लेके या कोई भी पर्सनल इश्यूज़ को लेके। तो आपको उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, ना कि ये बोलना कि ब्रॉडली मैं पैनिक हो गया था। जब आप जितना स्पेसिफिक जाएंगे अपनी तैयारी में, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को डेप्थ में समझेंगे ना कि ब्रॉडली, तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली क्या हेल्प करता है, एक्चुअली में क्या वर्क करेगा आपके लिए और क्या वर्क नहीं करेगा। सो दिस इज़ माई सजेशन, बी स्पेसिफिक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, डोंट बी generic. So this is what I am doing this in this video for you, ki what are the lessons that I drew from this attempt and what are the things that you can learn from this. And trust me, this is the most important part of the video, not my story, not my uh, how what coaching I went or nothing else, only this is important. So let us see now what are the lessons that I have learned from my फर्स्ट एवर प्रीलिम्स अटैम्प्ट, जिसने मुझे हेल्प किया। ऑल्दो मैंने फ़र्स्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया, बट उसके बाद के 3 प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए ओनली बिकॉज ऑफ वॉट वर माई लर्निंग्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रीलिम्स। इसीलिए कहते हैं कि फेलियर टीचेज़ यू मोर देन सक्सेस टीचेज़ यू, एंड दिस इज़ वॉट हैपन विद मी एंड दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो प्रिपरेशन के बहुत स्टार्टिंग में मैंने कोई रैंडम वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि प्रीलिम्स में पी स्टैंड्स फॉर पेशेंस। एंड ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई जब मैं पेपर दे रहा था कि अगर आप पेशेंस आपके पास पेपर में है तो आप सारे क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, उनमें से कुछ एलिमिनेशन भी कर लेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। सबसे बड़ी बात, आप सारे क्वेश्चंस को टाइम मैनेजमेंट आराम से कर लेंगे। आप 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेंड कर लेंगे, रीड कर लेंगे, जो स्किप करना है वो स्किप करने का डिसीजन भी ले लेंगे। बट उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंस। अगर आप पेशेंट नहीं हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू वर्क अपॉन। देर आर सो मैनी पीपल जो 2026 का पेपर देख के पैनिक मोड में आ गए। किसी के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री के थे जो कठिन थे, किसी के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे, एंड वो देख के और क्वेश्चंस की लेंथ को देख के, स्पेशली जो एथिक्स और डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस थे उनकी लेंथ को देख के लोग पैनिक कर गए। लिटिल डिड दे रियलाइज़ कि वो क्वेश्चन जो एथिक्स के थे, जो डिसीजन मेकिंग के थे, दे वर ऑन द ईजियर साइड, दे कुड हैव बीन सॉल्व्ड और दे वर फ्री मार्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और अगर मैं एग्जांपल दूं तो 2023 का पेपर, 2026 का पेपर, पीपल हु डिड नॉट क्लियर इन 2023 उसमें कट ऑफ 75 गई थी। इट वाज वन ऑफ द लोएस्ट इन द हिस्ट्री, बट स्टिल जिनका नहीं क्लियर हुआ इट वाज ओनली बिकॉज पैटर्न चेंज हुआ था। यूपीएससी ने जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे 2023 में, जो लैंग्वेज थी, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो वो देख के जो स्टूडेंट पैनिक कर गए जब पहली बार एनी वन एनी टू वाले स्टेटमेंट्स आए थे, तो स्टूडेंट्स को पैनिक हुआ एंड दे उस चक्कर में उन्होंने वो गलत कर दिया। उसके अलावा फिर जब 2026 की बात है, जिन्होंने अभी रिसेंटली दिया है, तो उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि अगर वो शायद पेशेंस रखते पेपर में तो 2 से 3 क्वेश्चंस और ज़्यादा सही हो सकते थे। एंड 2 से 3 क्वेश्चंस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है प्रीलिम्स में, स्पेशली जब आपकी कट ऑफ काफ़ी नीचे जा रही है। अनदर लेसन, जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी होगी हमेशा हमेशा, और जो मुझे रियलाइज़ हुई कि अगर मैं प्रीलिम्स के लिए 1 साल और पढ़ता
तो शायद उतना डिफरेंस नहीं आता मेरे परफॉर्मेंस में। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस बनाता है जो किसी स्टैटिक सोर्स में डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, जनरली आपको किसी करंट अफेयर्स की मैगजीन में नहीं मिलेंगे, आपको पीवाईक्यू से एज इट इज़ सॉल्व नहीं होंगे, आपको कुछ अलग दिमाग भी लगाना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज से भी नहीं मिलेंगे। तो आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी रिवाइज़ कर लें, शायद वो डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस सिर्फ़ और सिर्फ आएगा आपके माइंडसेट्स पे और आपकी एनालिटिकल थिंकिंग पे। अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अलग अलग एंगल से सोच पा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब कोई नया पैटर्न आता है पेपर में और आपके माइंडसेट इस तरीके से प्रिपेयर्ड है कि कोई भी रैंडमनेस आएगी, कोई भी चीज़ें आएंगी, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इस कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर होगा। बट अगर आप ज़रा सा भी डाउट में हैं, ज़रा सा भी पैनिक मोड में हैं, कोई भी आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा प्रेस करेगी, और ज़्यादा आपको डिमोटिवेट करेगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हॉल। तो इसीलिए अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करो, अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करो, रोट लर्निंग पे मत जाओ। जो टीचर्स बोलते हैं, जो कोचिंग वाले बोलते हैं कि आप हमारे नोट्स पढ़ लीजिए और उसमें से सब हो जाएगा, ट्रस्ट मी, दे आर द बिगेस्ट लायर। ऐसा कोई भी सोर्स नहीं बना है आज तक जहाँ से यूपीएससी डायरेक्टली उठा लेगा या जहाँ से 60-70% ऑफ द क्वेश्चन उठा लेगा। इट डज़ नॉट हैपन, इट विल नेवर हैपन इन द फ्यूचर एज वेल। कोई भी अगर आपसे कहता है कि हमारा मटेरियल पढ़ लो, it is a blatant lie, and you must call it out, or do the very least, do not at least agree to them. Now the next thing is, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट करने हैं, तो आई रियलाइज़ कि मेरे लिए वो मैजिक नंबर 90 प्लस है। इनफैक्ट मेरे लिए वो मैजिक नंबर 95 प्लस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए 95 प्लस अटैम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, उनकी लैक ऑफ नॉलेज भी होती है, तो वो नहीं करना चाहते। बट कंसिडरिंग कि जब मैंने बहुत सारे मॉक्स अपने खुद के एनालाइज़ करे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लगभग हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा शायद मुझे पता है, सब कुछ नहीं पता है, हो सकता है बिल्कुल शायद 10% ही पता हो, बट थोड़ा सा रिस्क लेना बेटर है। और क्योंकि मेरी एक्यूरेसी भी थोड़ी सी लो है, तो ज़्यादा अटैम्प्ट करने से मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, बट अगर मैं कम अटैम्प्ट करूँगा और एक्यूरेसी भी लो है, तो मेरे मार्क्स कम रह जाएंगे। जो कि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हुआ कि मैंने 88 अटैम्प्ट करे, और अगर शायद मैं थोड़े ज़्यादा अटैम्प्ट करता और उनमें से एक या दो सही भी हो जाते, तो मेरा शायद क्लियर हो जाता। तो उस फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद मैंने किसी भी अटैम्प्ट में 90 से अंडर नहीं अटैम्प्ट करे, एंड आई वुड नॉट रिकमेंड दिस टू एनीबडी। बट आई वुड ऑल्सो से कि आप बहुत सारे मॉक्स दीजिए, आप अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज़ करिए। देर आर पीपल जिनकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, तो वो पेपर में 65-70 ही अटैम्प्ट करते हैं एंड उनका क्लियर हो जाता है। बट दोज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी लेस। जनरली एक एक्यूरेसी का जो लेवल होता है वो कम ही रहता है, इट इज़ नॉट 90%, जैसे कि जो कम अटैम्प्ट करने वाले 65 प्लस अटैम्प्ट करने वाले के साथ होता है। तो आई वुड से कि अगर आपकी एक्यूरेसी मीडियोकर लेवल पे है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो 90 प्लस इज़ अ डिसेंट स्कोर, एंड यू शुड ऑलवेज टारगेट अ स्कोर ऑफ 100 प्लस। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मुझे एक टीचर ने बोला था कि यू शुड टारगेट 120, क्योंकि यूपीएससी के कट ऑफ 100 के अराउंड 90 से 100 के अराउंड जाती थी। तो उन्होंने कहा कि जब आप 120 टारगेट करोगे, तब आपके शायद 90 से 100 आए। तो इसीलिए अभी, और यही माइंडसेट मेरा थ्रू आउट माई एंटायर प्रिपरेशन रहा। तो मेरे मॉक्स में भी मैं हमेशा टारगेट करता था कि 120 आए, और रियल एग्ज़ाम में ऑब्वियसली मेरा टारगेट रहता था कि 120 आए, तब जाके कहीं वो 90 से 100 के आसपास आते थे। एंड आई वुड ऑल्सो से दिस टू यू कि सिंस अब कट ऑफ कम जा रहा है, बट यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर 100 to 110। ये आपके माइंड में मेंटली एक टारगेट होना चाहिए कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं। फिर एग्ज़ाम हॉल में जैसा डिपेंड करेगा, एटलीस्ट 110 इज़ अ सेफ़ स्कोर। आप इस माइंडसेट से जाएंगे कि 100 के आसपास मुझे मार्क्स लाने हैं, तब आपके अगर कम भी आएंगे तो भी यू आर इन अ मच सेफर जोन। जैसे कहते हैं कि शूट फॉर द मून, इफ़ यू इवन इफ़ यू फेल यू लैंड द स्टार्स, कि आप बड़ा टारगेट सेट करो, थोड़ा फेल भी हो गए तो भी आप मच कंफर्टेबल, मच बेटर सिचुएशन में हो गए। Another most important thing is static is non negotiable, but current also must not be neglected. Static
इज़ द किंग, ये बात सच है। अगर आपकी स्टैटिक नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको चीज़ें पता है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली अपने नॉलेज के थ्रू सॉल्व कर लेंगे, या इनडायरेक्टली आप चीज़ों को एलिमिनेट कर लेंगे। तो वो वहाँ पे नॉलेज हेल्प करती है। एंड ट्रस्ट मी, नॉलेज विल नेवर बिट्रे यू। नॉलेज नेवर बिट्रेज। आप अगर स्टैटिक स्ट्रेंथन करके जाएंगे, जितना मैक्सिमम आप चीज़ों को याद रखेंगे, नोट्स को कवर कर रखेंगे, इट विल हेल्प यू मोर। देर इज़ नो सच थिंग एज ओवर स्टडिंग। अंडर स्टडिंग हो सकता है कि यू आर स्टडिंग लेस, बट ओवर स्टडी करना मतलब कुछ नहीं होता है। स्टैटिक हमेशा होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि या तो स्टैटिक को फोकस करेंगे या करंट अफेयर्स को फोकस करेंगे। ये एक बाइनरी में देखते हैं कि एक चीज़ और एक चीज़, जबकि ऐसा नहीं है, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टैटिक की नॉलेज से कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत सारे स्टैटिक के क्वेश्चन अगर आपको करंट की नॉलेज है तो उससे सॉल्व हो जाएंगे। दे बोथ आर इंटरलिंक्ड, दे आर नॉट सेपरेट। एंड इसीलिए जितना इंपॉर्टेंस आप इसको देते हैं उतना ही इंपॉर्टेंस इसको दें। स्टैटिक के अगर आप 10 रिवीजन करते हैं तो आपको मैगज़ीन के भी 10 रिवीजन करने चाहिए। दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नाउ। सबसे इम्पॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट aspect of my preparation and one of the most important thing that helped me score 125 in prelims was टेस्ट सीरीज़, बट उससे भी ज़्यादा उसका एनालिसिस। जब आप टेस्ट देते हैं तो आप चेक करते हैं कि आपने क्या पढ़ा था, आपने कितना एब्जॉर्व किया, और आपका माइंड कितना वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहा है, उस चीज़ को मोल्ड कर पा रहा है एंड उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है। तो स्टैटिक तो आपका कवर होगा ही होगा टेस्ट सीरीज़ फॉलो करने से। बट आप जब टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करेंगे कि आपने क्या मिस्टेक्स करी, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या था, आपकी सिली मिस्टेक्स क्या थी, ये जब आप फिगर आउट करेंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट कि आपका एक्चुअल में इशू क्या है। और फिर उस एनालिसिस को हर टेस्ट के लिए रिपीट करना और फिर उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना। दिस इज़ व्हाट द यूटिलिटी ऑफ टेस्ट सीरीज इज़। टेस्ट सीरीज़ की ये यूटिलिटी बिल्कुल नहीं है कि आप उनके सॉल्यूशंस को बाय हार्ट कर लें। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सॉल्यूशंस में से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे। बट आप उससे क्या सीख रहे हैं अपने माइंडसेट के बारे में, अपनी मिस्टेक्स के बारे में, द नेचर ऑफ द मिस्टेक्स या यू आर कमिटिंग। वेदर आप टाइम मैनेजमेंट सही नहीं कर रहे हैं, वेदर आप इम्प्रॉपरली रीड कर रहे हैं, या फिर आप इनकरेक्ट को करेक्ट रीड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस हेल्प करेगा। एनालिसिस ऑफ द टेस्ट सीरीज़ इज़ ग्रेटर देन द टेस्ट सीरीज़ इटसेल्फ। और लेट मी गिव यू वन थंब रूल कि एनालिसिस करने में लगभग ट्वाइस द टाइम लगता है जितना आप टेस्ट लिखने में देते हैं। तो अगर 2 आवर्स का टेस्ट है तो लगभग आपको 4 आवर्स लगेंगे। एंड मुझे अभी भी 3 से 4 घंटे लगते हैं डिस्पाइट अपियरिंग इन 4 प्रीलिम्स। बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं स्टैटिक वाले, बट स्टिल 3 to 4 आवर्स कहीं नहीं जाने वाले। 3 से 4 घंटे आप एनालिसिस को दीजिए। सॉल्यूशंस पे अकेले फोकस मत करिए। सॉल्यूशंस जो उसमें दिए गए हैं वो तो आप रीड करिए ही करिए, ऑब्वियसली दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, most important is the mistakes that you are committing, the nature of your mistakes, and the number of times that you are repeating the mistake. Just do not do that. Next important thing is कि पेपर में, प्रीलिम्स के पेपर में मेंस की नॉलेज काम आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें आपने मेंस के लिए पढ़ी हैं वो प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेगा। फॉर इंस्टेंस ऑपरेशन सद्भावना जो प्रीलिम्स में आया था, ये मैंने मेंस के लिए पढ़ा था GS3 के लिए, बट ये प्रीलिम्स में भी पूछा गया था एंड आई मार्क दिस क्वेश्चन राइट। बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता था बिकॉज दे नेवर फोकस ऑन मेंस प्रिपरेशन। उसी तरीके से क्वांटम मिशन वैसे तो रिपीटेड थीम है और 2026 में आई है, उससे पहले भी आई थी। बट मेंस के लिए मैंने पढ़ी थी कि उसमें 4 T हब्स या 4 थेमेटिक हब्स बनाए जाने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन वाज इन 2026। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्री और मेंस दोनों की करना चाहिए, ना कि आइसोलेटेड प्रिपरेशन इनिशियली आपको हेल्प कर सकती है, बट आपको इवेंचुअली उन दोनों को इंटीग्रेट ही करना होगा। दैट इज़ माय फाइनल व्यू। नाउ
GS1 के बारे में हमने जितनी बात करी उतनी हम CSAT के बारे में भी करेंगे। वाई? बिकॉज CSAT इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। CSAT क्वालिफाइंग है। अनलाइक GS, CSAT का कट ऑफ नहीं जाता है नीचे, उसमें आपको 66.66 मार्क्स लाने हैं। GS अगर बहुत डिफ़िकल्ट भी आ जाएगा तो कट ऑफ 50-60 मार्क्स भी जाएगा, फ्यूचर में हो सकता है। बट CSAT 66.66 है, ये फिक्स है एंड आपको इतने मार्क्स लाने हैं, यानी कि आपको CSAT में मेहनत करनी है। देर आर सो मैनी नंबर ऑफ पीपल, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, जो 2026 में इतने डिफ़िकल्ट पेपर में GS में 100+ मार्क्स ला रहे हैं, 90+ ला रहे हैं, 80+ ला रहे हैं, बट दे आर नॉट क्वालिफाइंग इन CSAT, क्योंकि वो उनकी 50 हैं, किसी के 60s में हैं, किसी के 1 मार्क कम है, किसी का 2 मार्क कम है, ऑल बिकॉज दे चोज टू निगलेक्ट CSAT। इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन्स टू यू ऑटोमेटिकली, यू चूज़ टू निगलेक्ट। कितने सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बात से अग्री करेंगे कि CSAT को आप सोचते हैं कि हाँ बैक बर्नर पे रख देंगे, लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे, कि 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, फिर इवेंचुअली होते होते 15 दिन ही रह जाते हैं एंड इट कॉस्ट्स यू डियरली। तो ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है। इन 2021 जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मेरे 100 मार्क्स आए थे, तो आई थॉट कि अरे ये तो ईजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। बट 2022 में जब मेरे GS में 107 आए, बट CSAT में जब अलग अलग कोचिंग से मैं मार्क्स मैच कर रहा था, तो मेरे 67 से 75 के बीच में मार्क्स आ रहे थे। नाउ आई वाज वेरी वरीड कि अगर 67 है और अगर एक दो क्वेश्चन UPSC ने चेंज कर दिए तो क्या फिर मेरा क्लियर नहीं होगा, और मेरे GS में जो मार्क्स हैं, इट डजेंट मैटर। आई वॉज रिग्रेटिंग इट अ लॉट, बट थैंक्स टू द गॉड मेरा GS क्लियर हुआ, CSAT भी क्लियर हुआ। आई वाज स्कोरिंग 72, बट दैट टॉट मी अ वेरी बिग लेसन कि CSAT शुड नॉट बी इग्नोर्ड। एंड ये जो लेसन मिला मुझे, फिर उसने 2023 में हेल्प किया, क्योंकि 2023 का प्रीलिम्स का CSAT बहुत कठिन था। आई स्कोर्ड अ डिसेंट मार्क्स। फिर 2023 में इतना डिफ़िकल्ट आया तो आई स्टडीड इन 2024 मोर, तो मेरे 115 से 120 के रेंज में CSAT में मार्क्स आए। तो द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर UPSC कोई भी चीज़ करता है, अगर मान लो 2021 में कोई एक डेफिनेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए थे, तो आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। अगर CSAT 2021 में डिफ़िकल्ट आया था, तो आपको 2022 में उससे एक लेवल हायर जाना पड़ेगा, एक लेवल मच मोर, आपको उससे बेटर पढ़ना पड़ेगा। तो नेवर रेस्ट, नेवर थिंक कि आपका हो गया है, नेवर गेट कॉम्प्लेसेंट। इवेंचुअली आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी अपने प्रिपरेशन में कि एक स्टेप फर्दर जाना, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल rather than being behind and letting UPSC come to you and surprise you. This is nearly the end of this video, and I just want to say thank you a lot for listening to me. This was my first ever video, and I tried to put a lot of effort into this. I just want to say thank you to everyone to who has listened so far, and I कैन डेफिनेटली गारंटी कि आपको इतनी सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू पता चली होंगी, वेदर यू आर अ फर्स्ट अटेम्प्टर और यू आर बिगिनिंग योर प्रिपरेशन, या फिर आपने प्रीलिम्स इस बार फेल किया है, या आपने बैक टू बैक प्रीलिम्स भी फेल किया है। आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया आप इस चीज़ पर एनालाइज़ करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज़ करेंगे, अपने इश्यूज़, अपनी प्रिपरेशन में जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनसे आप लर्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वंस यू स्टार्ट एनालाइजिंग, वंस यू स्टार्ट गेटिंग सेल्फ क्रिटिकल ऑफ योर प्रिपरेशन एंड आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हैं, तभी आपकी प्रोग्रेस होगी। अगर आप बोलेंगे कि आप कंफर्ट जोन में हैं एंड आप बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरी प्रिपरेशन ठीक चल रही है, कोई गलती नहीं है, तो इट इज़ वेरी हार्मफुल। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। Outside of the comfort zone is where the progress happens. And this is pretty much about this video. I just want to say thank you so much for listening to me, and I hope that this video helped you. I am an aspiring student just like you all, and I am just trying to help you one way or the other through my own experiences. I give a lot of efforts
into making this video. This was my first video, and if this gets a decent response from all the students through through their comments, through their subscription, through their likes, and I will definitely make a new video. And so I just want to ask you, what should be the next video about, whether it should be all my prelims attempts one by one, just like this video, and what are the learnings that I have got from them, या फिर हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स, जिसके लिए प्रीलिम्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जिसमें आई विल टेल यू अबाउट scoring with a safe margin above 100 or preferably 100 plus. नेक्स्ट इज़ कि हाउ टू कवर करंट अफेयर्स फ्रॉम विच सोर्सेज, हाउ टू डू इट, क्योंकि करंट अफेयर्स की मैगजीन्स इतनी बल्कि होती हैं, इतना सारा वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कौन सी कोचिंग क्लासेस, कौन सी क्या सही है, मेरा क्या रिव्यू रहा है, कौन सी क्लासेस मैंने इनरोल करी थी एंड वर दे हेल्पफुल और नॉट, या फिर यूपी पीसीएस के लिए स्ट्रेटजी, क्योंकि वो it has become a decent plan B for many of the students, and इस बार दिसंबर में 2026 में पेपर है एंड देर आर सपोज टू बी डिसेंट अमाउंट ऑफ वैकेंसीज. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं यूपी पीसीएस पे वीडियो बनाऊं, तो आई मेक अ वीडियो ऑन दैट. और फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस कैसे करना है, विच इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, इस पर मैं वीडियो बनाऊँ. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि व्हाट video do you want, and please understand that I am a student myself, just like you. I am still learning, and I am trying to put my effort into this video. So if I could get a decent response from you from this video, I will very much appreciate it. Please appreciate the hard work that I have done for you, and this will only motivate me to create better videos for you. आई रियली जेन्युइनली होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, एंड समथिंग दैट विल हेल्प योर प्रिपरेशन गेट ईजियर. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. थैंक यू सो मच.